सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और सहेलियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं चंचल जी मुस्कुराती हुई। तो चंचल जी, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार मंजरी, आपको भी। और आपने कह दिया है मुस्कुराते हुए, तो सभी को मुस्कुराते हुए नमस्कार करती हूँ। हमारे जितने सुनने वाले इस समय बैठे हैं रेडियो सेट के सामने, बिल्कुल वो हंसते मुस्कुराते सखी सहेली सुने, बिल्कुल, और झूमे, आनंद से झूमे, है ना? भाई झूमेंगे, लेकिन फेसबुक से जुड़े श्रोता है उनको तो विषय पता है, लेकिन बाकी हमारे और बहुत सारे श्रोता हैं जो फेसबुक से नहीं जुड़े रहते, वो सिर्फ रेडियो से ही जुड़े रहते हैं। जी। तो उन्हें बता देते हैं कि आज किन विषयों पर हम थोड़ी सी चर्चाएं, बातचीत उनके साथ करेंगे। अंगदान का क्या महत्व है, ये क्यों जरूरी है, आप किस तरह से कर सकते हैं, इस सब चीज के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम अपने सुनने वालों से करेंगे। बिल्कुल। और जरा याद करो कुर्बानी में हम बात करेंगे श्यामलाल गुप्त पार्षद जी के बारे में, और व्यंजन है तो सूप के स्वाद की बात करेंगे। ये बड़ी सेहतमंद चीज है भाई, और जो सेहत से जुड़े लोग हैं या आजकल सभी लोगों को लगता है कि भाई सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखा जाए, हेल्थ कॉन्शियस बहुत हो रहे हैं लोग, तो उनके लिए तो बड़ा अच्छा विषय होगा कि सेहत के अलग अलग जी। और हमारी जो सखियां है ना, उन्होंने भी सूप की रेसिपियां लिखकर भेज दी हैं। तो हमारे सखा भाई भी बताएं कि अभी एक हफ्ते पहले या आज के दिन या कल किसी ने सूप पिया क्या, तो इस तरह की बातें भी अपने, और आपको उसमें क्या अच्छा लगा, क्या कमी लगी, ये भी बता सकते हैं, तो उससे और मजा आ जाएगा। सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे परिवार के प्रति, हमारे देश के प्रति, समाज के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं। उन कर्तव्यों को निभाने के लिए आपको बिल्कुल सेहतमंद रहना होगा। तो बात हम इसलिए बता रहे हैं कर्तव्य की, कि कुछ कर्तव्य हैं और वहीं कुछ अधिकार हमारे होते हैं। इनके बारे में भी हम बात करेंगे। बिल्कुल बात करेंगे। और चंचल, हमारी एक सखी जो है ना, वो लिखती है कि सावन तो बीत गया, पर आज भादों की रिमझिम झड़ी लगी हमारे शहर में। रिमझिम बरसे बदरिया, सखी सहेली अब स्टूडियो में आ जाओ। तो हम लोग आ गए हैं, और बातों के साथ साथ भाई गीत भी लेकर आते हैं, तो गीत से शुरुआत करते हैं। जी।
से सर है। डर लग रहा है क्या जाने क्या हो, दिल तुझको मेरे जब से दिया, उड़ी है नींदें आंखों से तेरी ऐसी ही बातों से, बदनाम हुई हूँ सखियों में हो। सर से सर के चुनरिया लाज भरी अखियों में, ओ मैया गाए सजन सहना होके मगन नाचे सखियों में। नैनों में निंदिया, निंदिया में सपने, सपनों में साजन जब से बसा, बहारी आई जीवन में, नई हलचल है तन मन में, एक रूप बसा है अखियों में हो। सर से सर की चुनरिया लाज भरी अखियों में। तारों से ये मांग सजा दूं, होठों पे एक फूल खिला दूं, तेरे लिए सारी दुनिया भुला दूं। महकेगा सारा गुलशन हमारा, दिल का सहारा, बाहें तेरी खुशी से हरी भरी होगी, ये दुनिया तेरी मेरी होगी, एक फूल खिलेगा बगियों में हो। सर से सर की चुनरिया लाज भरी अखियों में, ओ मैया गाए सगन सहना होके मगन नाचे सखियों में। सर से सर की चुनरिया लाज भरी अखियों में, ओ मैया। तो चंचल देखो, हम लोग बात करने वाले हैं कर्तव्य और अधिकार। तो हमारे जीवन में भी बहुत सारे कर्तव्य होते हैं ना, जो हम लोगों को अपने घर से ही सीखने पड़ते हैं, शुरुआत से ही कर्तव्य होते हैं, और हमारे अधिकार भी उन्हीं में छुपे होते हैं। तो हम कहीं बाहर नहीं जाए, अपने घर के भीतर भी देखें ना, तो हमारे कर्तव्य और अधिकार के ये जो सिक्के हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और ठीक वैसे ही जैसे कि अभी कहा ना कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कर्तव्य और अधिकार। और अधिकार खास तौर पे वो विशेष अधिकार या लाभ होते हैं जो एक किसी भी इंसान को देश, समाज या कानून के द्वारा दिए जाते हैं, और सरकार द्वारा इन अधिकारों को मान्यता भी मिली हुई होती है। ये हम बात कर रहे हैं संविधान में जो अधिकार दिए हैं उनके बारे में। और ये वो कुछ कर्तव्य भी हैं जो एक इंसान से, एक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने इस दायित्व को पूरा भी करेगा। बिल्कुल। और अपने अधिकारों का आनंद लेने के लिए देश के हर नागरिक को अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए, और ये अधिकतर व्यक्ति के विकास और समाज के कल्याण के लिए आवश्यक भी है। हमें बोलने की स्वतंत्रता है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम कभी भी कहीं भी किसी को भी कुछ बोल सकते हैं। जहां हमें बोलने की स्वतंत्रता दी गई है तो गलत बोलने पर सजा का प्रावधान भी है। इस तरह की शिक्षा और समानता का अधिकार भी हमें देश की न्याय व्यवस्था पर दिया गया है, यानी कि हम उतना ही बोले जहां जरूरत है। किसी के मतलब जरूरत से ज्यादा बोलने से आप परेशानी में भी पड़ सकते हैं, तो सोच समझ कर बोलिए। अच्छा, बोलने की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि किसी को भी कुछ भी बोल दिया, चाहे किसी का दिल दुख रहा है। और ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए कि किसी के इंसान में वो इतना दर्द या इतनी तकलीफ दे दे कि वो सालों साल उस दर्द से उबर ही ना पाए। बिल्कुल सही बात है। और चंचल देखो, हमारी एक सखी भी लिखती है कि लिखते हैं कि कर्तव्य और अधिकार और कर्तव्य ये दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनके अर्थ अलग अलग हैं। अधिकार वे हैं जो किसी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, जबकि कर्तव्य वे दायित्व हैं जो हमको निभाने होते हैं। दूसरे शब्दों में अधिकार वे चीजें हैं जो व्यक्ति को करने या पाने का हक है, और कर्तव्य वे चीजें हैं जो व्यक्ति को करनी चाहिए। आगे की चर्चा सखियों से सुनने के इंतजार है। तो भाई, हम तो चर्चा कर ही रहे हैं और हम आपके साथ साथ में संदेश भी पढ़ रहे हैं कि आपने क्या लिख करके भेजा है। आपने ये जो बात कही बिल्कुल मिलती जुलती ही बातें हमारे कई साथियों ने, कई सखियों ने, सखाओं ने लिखी हैं। और एक साथी ने यह भी लिखा है कि अधिकार, विशेष अधिकार वो हैं जो व्यक्ति को दिए जाते हैं ताकि वो अपना जीवन
ठीक से जी सके, अपना विकास कर सके, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता है, शिक्षा का अधिकार है, समानता का अधिकार है और आपके कर्तव्य हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी को उठाते हुए हर कार्य का निर्वहन करें और दूसरों के अधिकारों की रक्षा भी करें। बिल्कुल सही बात लिख करके भेजी है। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि कर्तव्य एवं अधिकार ये शब्द ऐसे हैं जो अक्सर साथ रहते हैं, लेकिन इनमें अंतर बहुत होता है। जहां कर्तव्य से सीधा आशय है हमारी जिम्मेदारियां, वो लोग जो अपने परिवार के प्रति हो या समाज के प्रति या फिर देश के हित के प्रति हो, जो हमें हर हाल में उठानी ही चाहिए। और अधिकार से आशय है जिन्हें पाने का हमें हक मिला है, जैसे शिक्षा पाने का, देश में कहीं भी घूमने का, और भी कई तरह के अधिकार होते हैं। सरल शब्दों में कहें तो कर्तव्य वो है जो हमें करने का अधिकार है, वो जो हमें मिले हैं उन्हें परिस्थिति के अनुरूप उनका पालन करना। बहुत अच्छी सी बात जैसे हमारे साथी लिख रहे हैं कि शिक्षा का अधिकार है, तो इसीलिए कि हर बच्चे को शिक्षा मिले, बहुत सी जगहों पर सरकार द्वारा बच्चों को शिक्षा मिले, इसके लिए जो फीस है बहुत कम होती है या कई बार माफ कर दी जाती है। बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं और जो भी जरूरी चीजें होती हैं जैसे स्कूल का यूनिफॉर्म है या स्कूल का बस्ता है, ऐसी बहुत सारी चीजें उन्हें मिलती हैं ताकि शिक्षा का अधिकार जो देश की न्याय व्यवस्था के द्वारा, कानून व्यवस्था के द्वारा हर बच्चे को मिला है, वो उस अधिकार को पा सके। बिल्कुल। और चंचल, जब ये तुमने बात करी है तो बच्चों को भी अपने कर्तव्य के बारे में पता होना चाहिए कि आप जिस उम्र में, जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो आपके क्या कर्तव्य है। आपका कर्तव्य है कि आपको जो टीचर लिखाता है वो आप समय से लिखिए, समय से याद करिए और घर में भी आके आप रिवीजन करिए और परीक्षा में अच्छे से लिख करिए। ये आपका कर्तव्य है और नंबर पाना भी आपका अधिकार है, लेकिन जब आप अच्छा लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। और अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्य जुड़े हुए हैं और हमारी जिम्मेदारी है मंजरी ये। जैसे कानून अगर देश में बनाया गया है तो उसका कानून तो बना दिया, हम चाहते हैं, हमारा अधिकार है कि भी हमें कानून दिया जाए, लेकिन उसका पालन करना अब ये हमारा कर्तव्य हो जाता है। और ये कानून जो बनाए गए हैं ये देश की रक्षा के लिए है, इसीलिए हर कानून को मानना, पूरी ईमानदारी से मानना, ये हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल। और इसी तरह चंचल, जब बात आती है कर्तव्य और अधिकार, कहा गया ना सिक्के के दो पहलू, फिर भी हमें हमेशा अधिकार पर ही रुक जाते हैं। अगर हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें तो शायद अधिकारों को खोजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कर्तव्य हमें अपनी नैतिक जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं, तो अधिकार हमें जागरूक होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल मंजरी, और अगर हम जागरूक हैं तो जिम्मेदार भी हमें होना ही पड़ेगा। व्यक्ति को सबसे पहले अपने कर्तव्य पूरे करने चाहिए और अधिकारों की बात उसके बाद ही करनी चाहिए। अधिकारों की बात हम जब करते हैं तो भूल जाते हैं कि हमारे कर्तव्य क्या है। भाई दोनों हम बार बार कह रहे हैं, साथ ही बता रहे कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपने कर्तव्य पूरा किया तो अधिकार अपने आप उसके पीछे आ जाएगा। मतलब वही कि आप काम तो कुछ करना नहीं चाहते हैं, बस हमारा तो हक है, हमें तो मिले। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, घर में अगर आपको अच्छा खाना है तो आपको सामग्री जुटानी है और हमारा गृहिणी का क्या कर्तव्य है कि उसको खाना बना के तैयार करना, तभी तो आपको मिलेगा। तो अधिकार से आप मांग सकते हैं। तो अधिकार से हम सोचते हैं गाना ही सुन ले। बिल्कुल, हमारा कर्तव्य है कि गाने सुनाना हमारे मेरा अधिकार है गाना सुनवाने के लिए कहना। दिल से नहीं जाता।
करूं क्या? अरे प्यार हुआ है जब से मुझको नहीं चैन आता, छुपके नजर से भी तू दिल से नहीं जाता। अरे प्यार हुआ है जब से मुझको नहीं चैन आता, छुपके नजर से भी तू दिल से नहीं जाता। चंचल हमारी जो सखी वो लिखते हैं कि कर्तव्य और अधिकार एक सिक्के के दो पहलू, लेकिन हरदम ऐसा दिखाई देता है कि कर्तव्य निभाने की बजाय अधिकार या हक दिखाने की भाषा लोग जल्दी सीख जाते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने यही बात करी थी, पहले जमीन की मशागत करो, उसमें बीज डालो, पानी खत सही पर वक्त पर दो, मतलब खाद सही वक्त पर दो, निरुपयोगी घास उखाड़ कर फेंक दो, तब कहीं जाकर हमें अच्छी फसल मिलती है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप अपनी जमीन को पहले जोतिए अच्छे से, उसमें सब बीज पानी खाद सब डालिए, इस तरह की बात इन्होंने लिखी, और तब कहीं जाकर हमें अच्छी फसल मिलती है, अच्छे फसल का अधिकार प्राप्त होता है। क्या हम पहली कर्तव्य की बात को भूल जाते हैं, दूसरी फसल वाली बात पर हक जमाते हैं? मन से पूछो, अगर जवाब हाँ है तो गलत बात है। कर्तव्य और अधिकार का सिक्का एक साथ उठाओ, सुखी बन जाओ। बहुत अच्छी बात लिखकर हम भी यही बात कह रहे हैं मंजरी की कर्तव्यों की अगर हम उपेक्षा करेंगे और अधिकारों के पीछे दौड़ते रहेंगे तो जो हमारी खोज है वो बिल्कुल एक मृग तृष्णा की तरह बेकार ही हो जाएगी, और अधिकारों का जितना हम पीछा करते रहेंगे वो हमसे दूर भागते रहेंगे। अधिकारों तक अगर हमें पहुंचना है तो पहली सीढ़ी है कर्तव्य को निभाना। और रामायण महाभारत में कहा, श्री कृष्ण ने भी यही कहा था, अर्जुन को उन्होंने गीता का उपदेश दिया, लेकिन वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, हर आम इंसान के लिए ये बात है कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अगर आपने कर्म अच्छा किया है तो उसका अच्छा फल आपको मिलना ही है। लेकिन बात वही है पहले कि कर्म तो कीजिए, कर्तव्य तो निभाइए, दायित्व तो पूरे कीजिए, तो अधिकार आपको मिलने ही है। और चंचल, जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनमें जो भी बात कही गई है वो हमारे आज के समय और आने वाले समय तक के लिए उदाहरण है, तो हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। फिलहाल तो हम एक संदेश की ओर बढ़ते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि जब हम अपने अधिकार की बात करते हैं तब उसके साथ अपने कर्तव्य यानी फर्ज को कैसे भूल सकते हैं। ये दोनों सिक्के के दो पहलू की तरह साथ साथ जुड़े हैं और समाज के विकास के लिए आवश्यक भी हैं। अधिकारों का सही उपयोग करते हुए दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना जो समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए आवश्यक है। बिल्कुल आपने सार्थक बात कही है। एक बहुत छोटा सा संदेश है, हमारे साथी ने लिखा है, कर्तव्य और अधिकार, कुछ लोग अपने कर्तव्य और अधिकारों में फर्क ही नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए उन्हें ये पता है कि हमने कुछ कह दिया
तो वो इस बात को नहीं मानते हैं। और एक छोटा सा संदेश और है चंचल, लिखते हैं कि कर्तव्य का मतलब होता है भावनात्मक दृष्टि से कार्य करना। ये कार्य अपनापन दर्शाता है, अधिकार यानी जो कायदे से हक जताता है। बिल्कुल, कुदरत ने भी देखो ना हमें कितनी चीजें दी है, हवा, पानी, और उन सब पर हमारा अधिकार है, लेकिन उनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इन चीजों को हम सोचते ही नहीं। क्या हम पृथ्वी को स्वच्छ रख पाते हैं? क्या हम पेड़ों को नियमित रूप से पानी दे पाते हैं? नहीं। क्या हम उनको खाद दे पाते हैं? नहीं। लेकिन वो अपने समय पर हमें फल देते हैं, और खाद भी वो जमीन से अपने आप निकाल के अपनी जड़ों को मजबूत बनाए रहते हैं। तो हमें उनके प्रति भी जागरूक होना पड़ेगा। कुदरत जो अपना कर्तव्य निभा रही है, हमें अपना सब कुछ देकर, तो उस कुदरत के प्रति, प्रकृति के प्रति हमारे जो कर्तव्य है, हम उनका पालन करें।
15 अगस्त जश्न आजादी। लेफ्टिनेंट कर्नल हेमंत राघव साझा करेंगी कुछ शौर्य की बातें। ड्यून्स हट रहे हैं, रेत सरक रही है, तो ये माइंस भी सरक जाती हैं, लेकिन जब आप इनको रिट्रीव कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि गलती से आपका अगर पैर पड़ गया या आपका कोई अपरेटस उसके साथ टच हो गया तो वो एक्चुएट हो जाएंगी। बहुत सीखने को मिला कि कैसे ये लोग रोज़ सुबह अपनी जान हथेली पे रख के निकलते हैं। इनको पता है कि वहाँ पे क्या खतरा है। एकेडमी की ट्रेनिंग ऐसी है जो आपके दिमाग की ये जो कॉब वेब्स हैं इनको निकाल देती है कि नहीं, आप सोचो ही नहीं, बस करना है तो करना है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। जिंदगी की कुछ रोमांचक बातें। आपकी पोस्टिंग फील्ड एरियाज में है, बच्चों को आपने स्कूल में पढ़ाना तो है, आपको रख नहीं सकते, बट मैं मानती हूँ कि जैसे हम फौज में टीम वर्क में बिलीव करते हैं, वही टीम वर्क अगर घर पे हो, हस्बैंड ने उस टाइम पे एज अ मदर बन के उन बच्चों को संभाला। कुछ यादगार किस्से। लड़के जो हैं जो नहीं जा पाए किसी वजह से छुट्टी, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट टास्क आ गया या कोई ऐसी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट थी, तो मन तो सभी का करता है त्योहार पे घर जाने का, कोई नहीं चाहता। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि जो भी फेस्टिवल होगा वो कंपनी के अंदर भी मनाएंगे और सारे लड़के जो हैं सबको मैं राखी बांधूंगी। लेफ्टिनेंट कर्नल हेमंत राघव साझा करेंगी बहुत सारी बातें। तो सुनिए विशेष कार्यक्रम 15 अगस्त शाम 7 बजे जयमाला, सिर्फ विविध भारती पर। मंजरी, घड़ी की सुइयां इस वक्त इशारा कर रही हैं हमें कि समय हो चला है एक अंतराल का। अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं कार्यक्रम लेकर, सखी सहेली। और आज हम जरा याद करो कुर्बानी के अंतर्गत बात करेंगे श्यामलाल गुप्त पार्षद जी के बारे में। बिल्कुल, इससे पहले हम बात कर रहे थे ना अधिकारों की और कर्तव्यों की, तो ये जो स्वतंत्रता से जुड़े हमारे बहुत सारे नायक थे, नायिकाएं थी, इन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया देश के प्रति, तभी वो जो आजादी का अधिकार है वो हमें मिला। बिल्कुल। और जिनकी हम बात कर रहे हैं श्यामलाल गुप्त पार्षद जी के बारे में, तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, देश प्रेम से ओत प्रोत इस झंडा वंदन गीत को सबने सुना होगा, सबने गाया भी होगा, किंतु इसे जिसने लिखा, जिसने इसकी रचना की, उनके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। चंचल, और इसके रचयिता थे श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद जी। बिल्कुल, जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, पत्रकार, समाजसेवी और अध्यापक वो थे। और इनका जन्म हुआ 16 सितंबर 1893 को उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले का नरवल नाम का एक छोटा सा गांव है, वहां एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे। और इनके पिता का नाम विश्वेश्वर प्रसाद और माता जी थी कौशल्या देवी। बिल्कुल। और श्यामलाल गुप्त जी को कविता लिखने का शौक बचपन से ही था। जब वे 5वीं कक्षा में थे तब उन्होंने पहली कविता लिखी थी। गुप्त जी ने मिडिल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन से विशारद हो गए। और जब वो सिर्फ 15 साल के ही थे तब उन्हें हरिगीतिका, सवैया, घनाक्षरी और इस तरह के बहुत सारे छंदों की रचना की थी, बालकांड की रचना की थी। लेकिन उनके पिताजी को ही उनका लेखन का कार्य था जो पसंद नहीं था, क्योंकि पहले ये सब चीजों को पसंद, आप किसी कला के क्षेत्र से जुड़े हों तो परिवार में उतना प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। तो वैसा ही शायद कुछ इनके साथ भी रहा। और उन्होंने गुस्से में आकर अपनी पूरी पांडुलिपि की जो किताबें थी उन्हें भी कुएं में फिकवा दिया था। इससे आहत होकर उन्होंने घर छोड़ दिया, यानी कि श्यामलाल जी की हम बात कर रहे हैं। जब वो आहत हुए अपनी ये किताबें फिकवा देने पर तो उन्होंने घर छोड़ा और अयोध्या चले आए। लेकिन बाद में कुछ परिवार के सदस्य थे जो उन्हें मना मनू कर वापस लेकर आए। और उसके पश्चात उन्होंने विवाह किया। कुछ समय विभिन्न विद्यालयों में भी अध्यापन किया और बाद में जब वे अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी जी और साहित्यकार प्रताप नारायण मिश्र के सानिध्य में आए तो 1916 से लेकर 1947 तक उन्होंने
उन्होंने देश के प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। गुप्त जी ने फतेहपुर को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। इस दौरान नमक आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन तथा लगभग 19 वर्षों तक फतेहपुर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के दायित्व का निर्वाह भी गुप्त जी ने किया। कानपुर के जिला परिषद में भी उन्होंने कार्य किया, जिससे उनके नाम के साथ पार्षद शब्द जुड़ गया। और असहयोग आंदोलन जब देश में हुआ तो उसमें भाग लेने के कारण गुप्त जी को 21 अगस्त 1921 में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। जिला कलेक्टर ने उन्हें दुर्दांत क्रांतिकारी घोषित करके केंद्रीय कारागार आगरा में भेज दिया। 1930 में नमक आंदोलन के समय पुनः गिरफ्तार हुए और कानपुर जेल में उन्हें रखा गया। 1932 में और 1942 में वो फरार रहे, लेकिन फिर भी 1944 में फिर से उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। इस तरह से 8 बार अलग अलग तरीके से 6 साल तक उन्होंने जेल में अपना समय बिताया। बिल्कुल। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के दौरान प्रमुख नेताओं मोतीलाल नेहरू, महादेव देसाई, राम नरेश त्रिपाठी और आदि के संपर्क में वे आए और 1921 में गुप्त जी ने स्वराज प्राप्ति तक नंगे पांव रहने का व्रत लिया और उसे निभाया। गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा से श्यामलाल गुप्त जी ने 3 मार्च 1924 को रात्रि में भारत प्रसिद्ध झंडा गीत की रचना की। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 13 अप्रैल सन 1924 को जलियांवाला बाग दिवस पर फूलबाग कानपुर में सार्वजनिक रूप से झंडा गीत का सर्वप्रथम सामूहिक गान हुआ। उन्होंने अनेक विद्यापीठ और सामाजिक संस्थाओं में अनाथालय और बहुत सारी समितियों की स्थापना की और उनका संचालन भी किया और कुछ पत्रिकाओं का संपादन भी उन्होंने किया। झंडा गान 1925 में कानपुर में कांग्रेस के सम्मेलन में पहली बार झंडारोहण के समय सामूहिक रूप से गाया गया था और ये गीत था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, शांति सुधा बरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्वतंत्रता के पश्चात 1952 में लाल किले से उन्होंने अपना प्रसिद्ध झंडा गीत गाया। सन 1973 में उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया गया। 10 अगस्त 1977 की रात को राष्ट्रकवि श्यामलाल गुप्त जी का महाप्रयाण हुआ। उनकी मृत्यु के बाद कानपुर और नरवल में उनके अनेकों स्मारक बने। नरवल में उनके द्वारा स्थापित बालिका विद्यालय का नाम पद्मश्री श्यामलाल गुप्त पार्षद राजकीय बालिका इंटर कॉलेज किया गया। फूलबाग कानपुर में पद्मश्री श्यामलाल गुप्त पार्षद पुस्तकालय की स्थापना एवं उनकी आदम प्रतिमा की स्थापना भी की गई। बिल्कुल। तो ये जो आज़ादी हमें मिली है, जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो इसे हमें हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। न जाने कितने आज़ादी के नायक नायिकाएं थे जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, तब जाकर हमें आज़ादी मिली है और इसे बड़े जतन से हमें रखना है और देश को निरंतर विकास की ओर आगे ले जाना है। और कार्यक्रम में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें गीत सुनना पड़ेगा।
किताबों में भी न मिलेगी। तेरे मेरे प्यार की खुशबू गुलाबों में, गुलाबों में, गुलाबों में भी न मिलेगी, गुलाबों में भी न मिलेगी। मैया, ओ गंगा मैया। एक शहर की याद, जहाँ से आप अवतरित हुए इस धरती पर, पहला मील का पत्थर तो वो है। उनके जीवन के कुछ अनकहे किस्से। 15-20 साल पहले पिताजी को एक दिन बताया कि पापा वो जो पूजा की अलमारी पे अखबार के नीचे जो आप लोग चेंज रखते थे, वहाँ से मैं कभी कभी पैसे चुराता आलू की टिक्किया खाने के लिए। उन्होंने वो किया जो उनके मन ने कहा। तब मैं पिताजी के पास गया तो उनको बताया कि मुझे बम्बई जाना है, फिल्में बनाना चाहता हूँ। विष्णु कपूर साहब को राजी करने में वक्त नहीं लगा, उनको बहुत पसंद आई कहानी। अनुभव से समृद्ध लेखक और निर्देशक अनुभव सिन्हा। छोटी रातें लंबी हो जाती है। बेहद चर्चित फिल्मों के चितेरे आ रहे हैं विविध भारती पर। आज के मेहमान 13 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। मंजरी, आज है 13 अगस्त का दिन, यानी आज के दिन को विश्व अंगदान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और अंगदान दिवस मनाने का जो खास उद्देश्य है वो यही है कि लोगों को अंगदान का जो महत्व है इसके बारे में वो जाने, इसके प्रति जागरूक हो जाएं। और ये उन लोगों के सम्मान में भी हम मनाते हैं जिन्होंने अंगदान करके किसी को जीवन उपहार स्वरूप दिया है। बिल्कुल सही कहा है चंचल तुमने। और अंगदान सभी को लगभग करना ही चाहिए। और हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि अंगदान नेत्रदान या फिर रक्तदान है, इससे सामने वाले का जीवन आसान हो जाता है, इसलिए ये हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल, जब भी किसी व्यक्ति के मन में ये इच्छा जन्म ले लेती है कि भाई उस जीवन जब उसका नहीं रहेगा उसके बाद भी वो किसी जिंदगी को बचा सकता है, तो वो तब वो विचार करता है कि उसे अंगदान करना चाहिए। और अंगदान एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जिसके जरिए हम परोपकार या परमार्थ का कार्य इसे कह सकते हैं। और अंगदान के माध्यम से एक इंसान बहुत सारे लोगों की जिंदगी को या तो बेहतर बना सकता है या फिर एक नई जिंदगी उन्हें दे सकता है। बिल्कुल। और अंगदान न केवल जीवन बचाता है बल्कि एक पूरे परिवार के जीवन को भी बचाता है। ये कह सकते हैं कि उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। अंग प्रत्यारोपण से पुरानी बीमारियों या गंभीर विकलांगताओं से पीड़ित लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार भी हो सकता है। जैसे तुमने कहा ना कि सिर्फ एक व्यक्ति का जीवन नहीं, पूरे परिवार का जीवन बचाता है, तो वाकई में जिन लोगों ने इस चीज को अनुभव किया होगा कि परिवार का कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, यूं तो हर ही व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, लेकिन किसी अंग के ना रहने से या खराब होने की वजह से जब वो जिंदगी से जूझ रहा है और उसे जब वो मिल जाता है तो वो परिवार किस तरह से बच पाया, ये अनुभव जिस परिवार ने किया उन्हें इस चीज का महत्व जरूर पता होगा। या जिन्होंने अपने ही परिवार में कई बार हम आदान प्रदान की अंगिका करते हैं, क्योंकि एक कुछ अंग हमारे शरीर में ऐसे दिए हैं कुदरत ने कि उस एक अंग पर भी हम पूरा जीवन जी सकते हैं। तो जब हम उसे दान करते हैं अपने ही परिवार, अपने ही किसी प्रियजन को, और उसे जीवित देखते हैं अपनी आंखों के आगे, तो बहुत अच्छा लगता है, आनंद देता है। तो मृत्यु के पश्चात भले आप उन्हें नहीं देख पाते हैं, लेकिन आपका परिवार, जब आपका शरीर नहीं रहा लेकिन आपके अंग कई अलग अलग जगह पर जीवित हैं, तो आप उन जिंदगियों को देखकर भी बहुत खुश होते हैं। बिल्कुल, ये एक कहना चाहिए एक बहुत अच्छा सा एहसास है, सुखद एहसास है। और जो लोग कर सकते हैं उनको ये चीज करनी भी चाहिए। और अंगदान न केवल जो हमने बात करी है कि जीवन ही बचाता है, परिवार का पूरा जीवन बचाता है। और इसके साथ ही किसी रोग के चलते या किसी अन्य कारणवश किसी व्यक्ति के शरीर के कुछ प्रमुख अंग काम करना बंद कर देते हैं या यूं कहें कि विफल हो जाते हैं, तब अंगदान से पीड़ित व्यक्ति को एक नया जीवन मिल सकता है। एक अंगदाता कई लोगों के जीवन को बचा सकता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद एक निर्धारित समय होता है, तब तक ही उन अंगों को निकालकर सुरक्षित किया जा सकता है या किसी में लगाया जा सकता है, जिसे हम प्रत्यारोपण कहते हैं। और एक शवदान से अंतिम चरण तक अंग क्षति से पीड़ित 8 सदस्यों को जीवनदान मिल सकता है, ऐसा माना जाता है। और अंगदान समाज में सामाजिक चेतना और मानवता की भावना को बढ़ावा देता है। अंगदान एक निस्वार्थ कार्य है जो दूसरों के जीवन को बदल सकता है। यदि कोई स्वेच्छा से अंगदान करना चाहता है तो उसे अपने परिवार के सदस्यों से इस बारे में बात जरूर कर लेनी चाहिए। और कई बार चाहते तो बहुत से लोग हैं लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं होता, तो
अंगदान कैसे करना है? अगर कोई व्यक्ति चाहता है अंगदान करना तो उसे राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में नोटो कहते हैं और इसका पूरा नाम होता है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन में अपने राज्य के अंग प्रत्यारोपण संगठन में पंजीकरण उनको करना होगा। और कोई भी व्यक्ति एक जीवन दाता के रूप में या फिर यानी कि जब वो जीवित है तब भी ये दान कर सकता है और मृत्यु के बाद भी अंगदान का विकल्प वो चुन सकता है। और इसके लिए नोटो वेबसाइट या अपने राज्य के अंग प्रत्यारोपण संगठन की वेबसाइट पर जाकर अंगदान फॉर्म भरकर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करें। इसके बाद अंगदान दाता कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद अंगदान करता है तो अनेक अंगों को उन लोगों को प्रत्यारोपित किया जा सकता है जिन्हें उनकी आवश्यकता है। इसी प्रकार एक जीवित व्यक्ति अपने जीवन काल में ही कोई एक अंग जैसे किडनी या ऊतकों जैसे कार्निया को भी आप दान कर सकते हैं। और इस संदर्भ में सबसे जरूरी बात मंजरी ये होती है कि अंगदान करने की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति है वो अपने परिवार से जरूर अपनी इस इच्छा को बताए और परिवार वालों को भी चाहिए कि वो इस व्यक्ति की इच्छा का पूरा सम्मान करें और मृत्यु के बाद में सही समय पर अंगों को सुरक्षित करने के लिए जिस भी अस्पताल में आपने जाना है वहां जाकर सुरक्षित करवा दें। और अंगदाता कार्ड हमेशा अपने पास रखें ताकि कोई आपातकाल स्थिति है तो उस समय अंगदान की जो स्थिति है वो स्पष्ट हो सके। बिल्कुल। और हर व्यक्ति के पास एक विकल्प होता है कि वो मृत्यु के बाद अंगदान करना चाहता है या नहीं। और यदि कोई अंगदान करना चाहते हैं तो वो अपने कुछ अंग या सभी अंगों को दान करने का विकल्प भी चुन सकते हैं। ये हमने इसलिए कहा कि अपना अंगदाता कार्ड हर समय अपने साथ में रखना चाहिए। कई बार दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और उस वक्त आपकी अगर आपातकालीन मृत्यु होती है और ये कार्ड आपकी जेब से किसी को मिलता है तो आपको पता लग जाता है कि भाई ये व्यक्ति ने अपने अंगदान किए हैं, तो उनको सुरक्षित करने के लिए समय रहते उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। और हर व्यक्ति के पास ये विकल्प होता है कि वो मृत्यु के बाद अंगदान करना चाहता है। यदि कोई अंगदान करना चाहता है तो अपने कुछ अंग या साथी सभी अंगों का दान विकल्प चुन सकते हैं, ऐसा हमने बताया। और अंगदाता बनने के लिए इस संदर्भ में पंजीकरण कराकर अपने हृदय, फेफड़े, यकृत, गुर्दे, अग्नाशय और छोटी आंत जैसे अंग दान कर सकते हैं। जब अंगदान के लिए पंजीकरण कराते हैं तो आप अपनी कार्निया और ऊतक जिनमें हड्डी भी शामिल है उन्हें भी दान करने का विकल्प चुन सकते हैं। और ये सभी प्रकार के जो अंगदान है किसी जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह बदल देते हैं, उनके पूरे परिवार की जिंदगी को बेहतर बना देते हैं, जीवन को बचा लेते हैं। एक अंगदाता के रूप में हम किसी को बहुत सारा आत्मविश्वास, उसकी स्वतंत्रता तक वापस दिला सकते हैं और एक जिंदगी को बचाकर हम पूरे परिवार को बचा लेते हैं। बिल्कुल। हमारे साथी एक कमेंट ले लेते हैं कि अंगदान का बड़ा महत्व है, जैविक सब्जेक्ट है। मरने पर अगर किसी अंग के सुचारू से ठीक हो तो वो डायलिसिस कर सकता है, लेकिन हमारे घर सदस्य में कितने अंगदान नहीं करते हैं, वो अस्थियों को नदी में प्रवाह करते हैं। अंगदान से हमारे अलावा किसी और का नया जीवन बेस्ट हो सकता है, क्योंकि ये जो जीवन है बॉडी नश्वर ही होती है, फिर राख में मिल जाती है। इसलिए भाई कहना चाहिए कि अंगदान करें और एक परिवार को बहुत सारी खुशियां आप दे सकते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि अंगदान जीवन बचाने का एक महान कार्य है। अंगदान के माध्यम से एक व्यक्ति मृत्यु के बाद भी बहुत सारी जिंदगियों को बेहतर बना सकता है, उन्हें नया जीवन दे सकता है। अंगदान अंग से विफलता से जो पीड़ित व्यक्ति है लोगों को उससे जीवन दान मिलता है, उनकी गुणवत्ता में सुधार होता है। और हम लोग एक गीत सुन लेते हैं जी। दिल तो है दिल, दिल का एतबार
चंचल हमारे एक साथी लिखते हैं, अंगदान किसी भी धर्म, जाति, लिंग, परिचित या अपरिचित की सीमाओं से परे होकर एक निस्वार्थ और परोपकारी कार्य होता है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, उसके जीवन को बचा सकता है। अंगदान करके किसी एक मरीज को खुश और स्वस्थ ही नहीं किया जाता, बल्कि उस मरीज से जुड़े सभी आदमी जनों के जीवन में खुशियां आ जाती, इसलिए अंगदान का सबसे बड़ा दान माना जाता है। बहुत अच्छे से विचार लिखे हैं। और मंजरी, कई बार लोगों को कुछ मिथक होता है, उनके मन में ये होता है कि अंगदान से जो अंगदाता है उसके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि जीवित रहते हुए जब हम कोई अंगदान करते हैं तो वास्तविकता इससे परे होती है, कोई भी नकारात्मक प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन पर नहीं पड़ता है। तो ये सोचकर अगर आप किसी जिंदगी को जाने देते हैं तो आप चाहे तो बचा सकते हैं उसे, क्योंकि अंगदान जो है वो एक जीवन रक्षक प्रक्रिया है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं। और जैसा आपने बता दिया कि कोई धार्मिक सामाजिक बंधन भी इस चीज को लेते हुए नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। और चंचल, आज हम व्यंजन के अंतर्गत सूप की बात करने वाले हैं। तो हमारे देखो एक साथी लिखते हैं, सूप पीने की बात पूछी है तो बता दूं, कल रात के खाने के साथ बड़ी बहू ने टमाटर का सूप बनाया था। अब कैसे बनाया था, यानी विधि क्या थी, ये उन्हें नहीं पता है, पर पीने में बहुत स्वादिष्ट था। बहुरानी अक्सर सूप बनाती रहती है, तो आप अपनी बहुरानी से टमाटर के सूप की रेसिपी पूछ सकते हैं, उसमें क्या है ना? बिल्कुल। और जब बहुरानी बनाकर खिला रही है तो आप छोड़िए कि क्या रेसिपी है, बस आनंद लीजिए। हाँ, लेकिन इसलिए जानना जरूरी है कि अगर बहुरानी कभी कुछ दिन के लिए मायके चली गई या किसी जरूरी काम से चली गई, आप बना लीजिए। आपकी इच्छा हुई पीने की टमाटर का सूप, तब आप क्या करेंगी? तब के लिए सीख कर रखना जरूरी है। और नहीं सीखेंगे तो फिर हम लोग से पूछेंगे, चंचल बताओ ये सूप कैसे बनता है, तो फिर हम विधि ला के आ जाएंगे। तो हमारी एक सखी ने वेजिटेबल सूप की रेसिपी हमें लिखकर भेजी है। और इसके लिए उन्होंने जो सामग्री बताई है, क्या है बताइए मंजरी? ये लिखती है कि पसंद की सारी सब्जियां आप ले लीजिए, 2-2 टेबल स्पून, यानी जो भी आपको लेना है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, फ्रेंच बीन लेनी है, गाजर लेनी है, तो ये आप ले लीजिए। या फिर उस वक्त आपके घर में जो सब्जियां उपलब्ध हैं, मिलजुल कर बहुत सारी सब्जियां आपको इकट्ठी कर लेनी है। 3 से 4 सब्जियां भी अगर इकट्ठी हो जाती हैं तो वेजिटेबल सूप बन सकता है। लेकिन सब्जियां वही जो हमने बताई वो लगभग वैसी होनी चाहिए, नहीं कि गुइयां रखी है, अरबी रखी है, सूप में डाल दी। चंचल, ऐसा मत बोलो। और 1 टेबल स्पून प्याज के हरे पत्ते बारीक कटे हुए, 1 टेबल स्पून मशरूम कटे हुए, थोड़ा सा लहसुन अदरक बड़ी कटा हुआ, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 पैन में 1 चम्मच मटर डालकर उसमें एक पैन में 1 चम्मच बटर डालकर उसमें बारीक कटा अदरक और प्याज के पत्ते और लहसुन डालकर थोड़ा सा उसको सौते कर ले। अब सारी सब्जियां डालकर थोड़ा सा कच्चापन निकाल दें, 3 कप पानी डाल दें, नमक और काली मिर्च डालें और अब इसमें कॉर्नफ्लोर का घोल जो है उसको आप बना लीजिए, अलग से वो डाल दीजिए। और जब वो खौलने लगे तो उसमें हरी धनिया की पत्तियों से गार्निश करके गर्मा गर्म आप सूप सर्व कर सकते हैं। और उसमें आप नमक और काला नमक भी डाल सकते हैं, नींबू भी डाल सकते हैं, और साथ में अगर कुछ और आपको स्पाइसी अच्छा सा बनाना है तो भी आप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। बहुत सारी सब्जियों के स्वाद आपको इस सूप में मिल जाते हैं। और अब एक स्वाद लेते हैं बहुत मीठे से गीत का। Ina mina dika, dai damenika, maga naga naga, dika bika dika. Ina mina dika dika de, dai damenika, maga naga, dika bika rola dika, ram pam poch. दिल बेचूं है कोई लेने वाला, ऐसे वैसे को नहीं देने वाला। सूरतिया हंसी हो, उमरिया जवा हो, कोई भी उसे देखे तो बस ये गुमा हो। यही है, यही तो है वो। Ina mina dika, dai damenika, maga naga naga, dika bika rika. Ina mina dika dika de, dai damenika, maga naga, dika bika rola dika, ram pam poch. मत सोचो कि सस्ता है सौदा, फल पाए लगाएगा जो पौधा।
दिल की ये क्यारी बनेगी फुलवारी, ये दुनिया जलेगी जलन की हमारी, हंसेगी 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 मेरी प्यारी। इना मीना डिका डाई डमनिका मका नका नका चिका पिका रिका इना मीना रिका डिका डे डाई डमनिका मका नका चिका पिका रोला रिका राम पम पोष। तो बस रंपम पोष करते हुए हम भी विदा ले लेते हैं इस कार्यक्रम से, क्योंकि समय हो चला है पूरा। दीजिए इजाजत चंचल वर्मा और मंजरी वर्मा को नमस्कार। नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।